रंगमंच से आपका सफ़र राजनीतिक मंच तक रहा। इस सफ़र में आप क्या उतार चढ़ाव देखे और इस पे आपका क्या वक्तव्य है? ये जो बहुजन समाज है ये नजदीकवा समाज है, क्योंकि बसपा को मैं नहीं पूरा हिंदुस्तान जहाँ जहाँ मैंने काम किया है लोग मुझे पसंद करते हैं। और कांशीराम साहब ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। आपको एक विशेष समुदाय के नेता माना जाता है, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? पार्टी में आप गए, बसपा से शुरुआत हो गई, आप समाजवादी पार्टी में गए, फिर आपका रास्ता क्या भाजपा तक जाता है? से मेरी तमन्ना है कि हमारा आखिरी सांस समाजवादी पार्टी के साथ ही रहा। मंत्री जी जिस एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करते उसके 6वें दिन एक्सप्रेस इस तरह का इस समय गाँवों का के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ एक जलालत झेलनी पड़ रही, मैं समझता हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ था। गाय मर रही हैं, भूखों मर रही हैं, प्यासे मर रही हैं। मुझे भरोसा है कि केंद्र में जो अब की बार 24 में सरकार बनेगी, गैर भाजपाई सरकार बनेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल अयोध्या भारती में। ठीक भाई साहब, अयोध्या भारती में अपनी बात कहने का अवसर हमको आपने दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपका जो पिछला बैकग्राउंड सुनने में आता है कि आप एक रंगमंच से आपका सफ़र राजनीतिक मंच तक रहा। इस सफ़र में आप क्या उतार चढ़ाव देखे और इस पे आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जब माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को जगाने के लिए कार्य शुरू किया तो पहले राजनीति की बात नहीं करते थे। माननीय कांशीराम साहब गैर राजनीतिक संगठन बनाए थे। बाम से जो कर्मचारियों का संगठन था और DS4 जो गैर पढ़े मतलब जो गैर नौकरी करने वाले लोग थे, गांव में घूमने वाले थे या मतलब बेकार थे, ऐसे लोगों का उन्होंने संगठन बनाया। तो निश्चित तौर से उस समय जब हम लोग समाज को जगाने के लिए जाते थे तो समाज के अंदर इतनी अनभिज्ञता थी कि समाज जो है हमारी बात को सुनने के लिए नहीं आता था। माननीय कांशीराम साहब कहते थे, बहुत ही अनुभवी आदमी थे, वो कहते थे कि देखो हमारा समाज ये जो बहुजन समाज है ये नजदीकवा समाज है। ये जब हारमोनिया ढोलक नगाड़ा बजेगा तो आपकी बात को सुनने के लिए आएगा, और जब वो आएगा तो आप उसको बीच में अपनी बात को रखो। तो इसलिए हम लोगों ने ये बहुजन जागृति जत्था का नाम दिया था, जिसका नाम था बहुजन जागृति जत्था आरोपुर के नाम से। उसमें हमारे पढ़े लिखे लोग, बहुत योग्य लोग, MA BA पोस्ट ग्रेजुएट के लोग थे, और हमारा समाज को जगाने का नाम था कि बहुजन समाज और उसकी राजनीति, धर्म नीति राजनीति के शिकार उपारा हमारा हक, ये हमारे ड्रामे का नाम था। समाज को हम लगाते थे कि धर्म नीति और राजनीति के तहत समाज कैसे जो है सताया गया, इसका हक को कैसे लूटा गया और उससे कैसे हमें उबरना है। तो ये माननीय कांशीराम साहब के दिशा निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जा कर के हमने लोगों ने समाज को जगाने का काम किया था। आप पहले बसपा पार्टी में थे और दूसरे बार अब आपने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। ऐसी क्या घटना घटी कि जो आपने समाजवादी पार्टी का दामन थामा? पहले भी आपको लोग बसपा में पसंद करते थे। देखिए, बसपा में पसंद करने का ना पसंद करने का तो सवाल जो है इस पर हम बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि बसपा को मैं नहीं पूरा हिंदुस्तान जहाँ जहाँ मैंने काम किया है लोग मुझे पसंद करते हैं। आज भी मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरे पास फ़ोन करते थे, क्योंकि मैं माननीय कांशीराम साहब के मिशन से जुड़ा था। बहन कुमारी मायावती जी से सन 1989 में जुड़ा। पहले तो मैं माननीय कांशीराम से मिशन से ही जुड़ा था। निश्चित तौर से कुछ मतभेद हुए विचारों के, जैसे हम लोग इस मुल्क में जो माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि इस देश में जो कमेरा समाज है, जिसकी आबादी 100 में 85% है, ऐसा समाज इनके धर्मनीति राजनीति के शिकार के जंजाल में फंसा हुआ है, इसको हमें उबारने का काम करना है और निश्चित तौर से एक ऐसा फ्रंट बनाना है जिसमें समाज के सभी वर्गों को हक और न्याय मिल सके। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग विरोध करते हैं कि माननीय कांशीराम साहब ब्राह्मणों का विरोध करते, तो ऐसा नहीं था। माननीय कांशीराम साहब ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। वो ब्राह्मणवाद दलित के अंदर भी आ सकता है, पिछड़ी जात के अंदर आ सकता है। तो ऊंच नीच को जो मानता हो, जो छुआछूत की बात करता हो, ऐसे लोगों के खिलाफ माननीय कांशीराम साहब ने जंग छेड़ने का काम किया। और निश्चित तौर से लड़ाई जब कालांतर में आगे बढ़ती गई, निश्चित तौर से बहन कुमारी मायावती जी ने भी हमें बहुत सम्मान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम किसी नेता की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मतभेदों का विचार हुआ, जिसके खिलाफ हमारा संघर्ष था, उसी को बहन जी ने साथ में ले लिया। तो जिसके कारण हम लोग जो माननीय कांशीराम साहब, हम ही नहीं, माननीय कांशीराम साहब को जितने लोग मानने वाले लोग होंगे, धीरे धीरे वो दूर होते गए। और दूर होने का नतीजा था
कि हम लोग भी घर पर बैठ गए। फिर हमने सोचा कि घर बैठने से मिशन मूवमेंट नहीं पूरा होने वाला है, निश्चित तौर से हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो निश्चित तौर से अपने मिशन और मूवमेंट के करीब हमने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विचारों को सुना, समझा, और जिसके कारण मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ा। आपकी विधानसभा में कई राशन की दुकानों पे राशन की कटौती होती है, कहीं पे राशन कुछ जगहों पे बेच दिया जाता है, ऐसे सुनने में आता है। कुछ जगह के चौराहे उखड़े हुए हैं, तो इस क्षेत्र में आपका क्या कार्यवाही रहेगी? देखिए, जहाँ तक राशन का सवाल है, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समाज को राशन और 2000 रुपये पर बरगलाए हुए है। निश्चित तौर से हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं। हम लोग तो अभी आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा, माननीय कांशीराम साहब कहते थे हम इस जो लेने वाला समाज इसको देने वाला समाज बनाना चाहते हैं, इसको मजबूत हम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समाज की गरीबी का फ़ायदा उठाने का काम कर रहे हैं, इनको राशन और पैसे दे करके बरगला रही है, और निश्चित तौर से इनके ही लोग राशनों में कटौती करते हैं, इनके लोग ही राशन नहीं देते हैं। कभी ये देंगे कि अब राशन मिलेगा, कभी अब कहेंगे राशन नहीं मिलेगा। तो उनका कहने का उद्देश्य केवल है कि समाज को मजबूर बनाना चाहते हैं। और माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि मजबूर समाज हमेशा जो खाने पीने के चक्कर में पड़ा रहता है, और जो खाने पीने के लत जिसको लग जाती है मुफ्त की, तो कभी राजपाट की बात नहीं कर पाता। भारतीय जनता पार्टी उसी नीति पर चल रही है। निश्चित तौर से आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँ, अभी हाउस चल रहा था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विधानसभा में इस आवाज़ को जोरदार ढंग से उठाया कि राशन आप बंद कर रहे हैं, आपने तो वादा किया था कि जब तक सरकार रहेगी तब तक राशन देंगे। तो फिर उन्होंने शुरू किया है, तो अब दे रहे हैं कि गड़बड़ियाँ जो हो रही हैं, सरकार उनकी है, अधिकारी उनके हैं। निश्चित और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे गरीब समाज के लोगों को जो अनमन्य राशन है वो समय से मिलना चाहिए। आप गए बसपा से शुरुआत हो गई, आप समाजवादी पार्टी में गए, फिर आपका रास्ता क्या भाजपा तक जाता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हम लोग कोई राजनीतिक पेशेवर नहीं हैं, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। निश्चित तौर से जब हम लोग इस मूवमेंट में जुड़े थे तो राजनीति करने के लिए नहीं आए थे। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को माननीय कांशीराम साहब ने कहा हम पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें नौजवान की ज़रूरत है। और उस समय हम लोग केवल इसलिए जुड़े थे कि माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए। उस समय हम लोगों ने जुड़ने का काम किया, और मैं आपको बताया कि उस समय कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, गैर राजनीतिक संगठन था, कर्मचारियों का संगठन था, बामसेफ DS4। बामसेफ DS4 1978 में बामसेफ बना, 1981 में DS4 बना। मैं सन 1980 में जुड़ा, कोई राजनीति करने के उद्देश्य से नहीं जुड़ा। निश्चित तौर से मैं समाज में जब जुड़ा तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मुझे MP, MLA, अध्यक्ष जिला पंचायत, तमाम जो है महत्वपूर्ण पदों पर रहने का अवसर मिला। निश्चित तौर से एक मैंने कहा ना कि सामाजिक विषमताएं और भावनाओं के विचारधारा से दूर हट करके मैं समाजवादी पार्टी में आया, और मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से जब जुड़ा था तो उस समय भी मैं संकल्प किया था कि अब मेरा बहुत लंबा सफ़र नहीं है, क्योंकि इस समय 58 साल हमारी भी उम्र हो चुकी है। निश्चित तौर से मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा हमें स्नेह, प्यार, सम्मान मिले, और जो बचा हुआ जीवन है उस समाजवाद के कारवां को आगे बढ़ाने में लगा जाए। आपका विचारधारा लोहिया जी की, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति साहू जी, नारायण गुरु, जितने महापुरुष हैं सबकी विचारधारा एक ही की थी कि सामाजिक परिवर्तन करके समतामूलक समाज बनाया जाए, समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर किया जाए। आप इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी की लड़ाई लड़ करके हम लोग आपके साथ आए हैं, तो आपके साथ जो बचा हुआ जीवन हो समर्पित करना चाहते हैं। निश्चित तौर से मेरी तमन्ना है कि हमारा आखिरी सांस समाजवादी पार्टी के साथ ही रहे। नए नगर पंचायत जहांगीरगंज और राय सुल्तानपुर है, उसमें भाजपा करे जो लाइटें लग रही हैं या जो और सारे काम हो रहे हैं, भाजपा कह रही हमने कराए, सपा कह रही हमने कराए, बसपा के प्रत्याशी कह रहे हमने कराए, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हम आपको बताएं, जहाँ तक नगर पंचायत का सवाल है, चाहे वो राजे सुल्तानपुर चाहे जहांगीरगंज हो, हमारे एक पार्टी के उस समय कार्यकर्ता हुआ करते थे राम सजीवन अग्रहरी जहांगीरगंज के, उन्हीं के पहल पर हमने पहली चिट्ठी लिखी थी राजे सुल्तानपुर जहांगीरगंज के लिए। प्रस्ताव भी उस समय गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश उस समय ये कार्य नहीं हो पाया।
जो कार्य हुआ, लेकिन इसकी पहल करने वाले त्रिभुवन दत्त। अभी जैसे रामनगर भी अब नगर पंचायत हो जानी चाहिए। आप पता करिए, यहाँ के लिए भी मैंने चिट्ठी शासन को लिख दिया है और सदन में भी जोरदार ढंग से प्रश्न के माध्यम से उठाने का काम किया है, क्योंकि अभी समय आधुनिकता है, समाज में तरह तरह से विकास की ज़रूरत है, तो जो नगर पंचायत या नगर पालिका के माध्यम से किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो आप सवाल कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो बहुत कुछ कर रहे हैं। उनके भाषणों से तो लगता है कि भारत देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करते हैं, उसके 6वें दिन एक्सप्रेस बैठ जाता है। समझ रहे हैं? जोगी जी कहते हैं कि भाई मैं गाय का संरक्षक हूँ, गौ माता को हम माने, पूरी भारतीय जनता पार्टी गौ को पूजने वाली है। लेकिन किसी गौ आश्रय स्थल में आप चले जाइए, मैं समझता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद या धरती के बाद तो मैं नहीं देखा, लेकिन जिस तरह का इस समय गौओं का के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ एक जलालत झेलनी पड़ रही, मैं समझता हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ था। गाय मर रही हैं, भूखों मर रही हैं, प्यासे मर रही हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। इस तरह से अगर हम माता की रक्षा करते हैं तो मैं समझता हूँ ये हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के पूरा विपरीत है कि जो अपनी माँ की सेवा न कर सके, तो ऐसे लोगों को हिंदू बनने या काम करने का क्या मतलब है। और जहाँ तक विकास का काम है, भारतीय जनता पार्टी की पहले भी सरकार रही, कोई नई सरकार नहीं बनी है। इसके पहले भी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, राम प्रकाश जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ के त्रिवेणी राम जी विधायक हुआ करते थे, अनीता कमल जी विधायक हुई। लेकिन जो रोडों का हाल है वो बहुत बुरा है। 2007 से 12 तक हमारी सरकार थी, हम विधायक थे। आप पता करें जितनी रोडें बनी हुई थी, मैं समझता हूँ कि 10 साल में बनने को छोड़िए उसकी मरम्मत भी नहीं हुई। हमने जब चुनाव ये जीता, जीतने के बाद आप पता करिए सारी सड़कों के प्रस्ताव हमने मुख्यमंत्री जी को, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को लिख करके भेज दिया। कुछ काम शुरू भी हुए हैं। हमें भरोसा है कि अगर ये सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा सही देती है, तब तो जहांगीरगंज की सारी सड़कें बन जाएंगी, सारे विकास कार्य हो जाएंगे। और अगर सबका साथ सबका विकास का नारा थोथा देने वाले हैं, तो मैं समझता हूं कि वो विधायक साथ अन्याय नहीं करेंगे, बल्कि पूरे समाज के साथ अन्याय करेंगे। तो ये अन्याय फिर जनता उनको जवाब देगी। और निश्चित तौर से 2024 की बात आपने की, 2024 में आप देखिएगा कि बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग त्रस्त हैं। निश्चित तौर से आज लोग मन बना चुके हैं कि ऐसी सरकार बने जिस सरकार में रोजी रोटी मिले, सम्मान की ज़िंदगी जीने का अवसर मिले। मुझे भरोसा है कि केंद्र में जो अब की बार 24 में सरकार बनेगी, गैर भाजपाई सरकार बनेगी। एक अंतिम क्वेश्चन बस आपसे ये रहेगा, आपको एक विशेष समुदाय के नेता माना जाता है, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, एक विशेष समुदाय के नेता तो बाबा साहब को भी लोग मानते हैं, कांशीराम साहब को भी मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश की आज़ादी के बाद संविधान बनाया उन्होंने, तो जो संविधान बना तो केवल चमारों के लिए बना? क्या एक विशेष समाज के लिए बना कि पूरे हिंदुस्तान के रहने वाले हर एक नागरिक के लिए बना? आप उत्तर अगर ढूंढेंगे तो हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेज़ों की शर्त के अनुसार संविधान बनाया, जिसका लाभ सब लोग रहे हैं। लेकिन विडंबना है कि बाबा साहब को केवल चमारों को लीडर तक सीमित कर दिया गया। त्रिभुवन दत्त जिला पंचायत अध्यक्ष बने, सांसद बने, विधायक बने, आज विधायक हैं। आप पता कर लीजिएगा, मेरे इर्द गिर्द अभी आपको परिचय कराऊं, कहीं विनोद प्रजापति हैं, कहीं कृष्ण कुमार पांडे हैं, कहीं रामचंद्र वर्मा हैं, कहीं विनोद निषाद हैं, कहीं रविंदर यादव हैं, कहीं अजीत यादव हैं, कभी जो डब्लू गुप्ता हैं। हजारों, एक दो नहीं, हजारों कार्यकर्ता हर समाज के, कंदराज चौरसिया, कोई समाज ऐसा नहीं हो जाएगा त्रिभुवन दत्त के साथ खड़ा ना हो। और इतने नहीं, आप पता कर लीजिएगा, जब 2007 से 12 से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, त्रिभुवन दत्त सरकार में विधायक थे और पार्टी को कोऑर्डिनेटर थे। इसी विधानसभा क्षेत्र में हमने 450 लोगों को सफाई कर्मी की नौकरी दी है, और उसमें ब्राह्मण का बेटा है। आप जा कर के अभी पता कर सकते हैं, चाहे वो हमारे नलिहाल में आप चले जाएंगे, साहबुद्दीनपुर में भी मिलेंगे, आप चले जाएंगे पदमपुर में भी मिलेंगे, आप चले जाएंगे गोविंदपुर में मोना मिश्रा जी मिलेंगी। तमाम ऐसे लोगों को हमने नौकरी चाकरी में बराबर की हिस्सेदारी भागीदारी देने का काम किया। लेकिन ये समाज है, समाज ये सोचता है कि अगर आपको मैं बताऊँ कि मैं चमार समाज में पैदा हुआ हूँ, मैं अपने आप को ये गर्व महसूस करता हूँ। हमने 2007 से 12 तक आलापुर विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए हर क्षेत्र में
आप पता कर लीजिएगा कि देश की आज़ादी के बाद जो काम 50 वर्षों में नहीं हुआ था, त्रिभुवन दत्त ने 5 साल में उसको कराने का काम किया। उदाहरण के रूप में आप पता कर लीजिए, देश की आज़ादी के बाद यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं था, टांडा से आती थी फायर की गाड़ियाँ, त्रिभुवन दत्त ने कराया। यहाँ जो है आप पता करिए कि जो रोडें बिगड़ी हुई थी उसको बनवाने का काम त्रिभुवन दत्त ने किया। यहाँ पर आदर्श इंटर कॉलेज बनवाने का त्रिभुवन दत्त ने काम किया। तमाम ऐसे कार्य किए। 132 केवीए सब स्टेशन देश की आज़ादी के बाद इस विधानसभा में नहीं स्थापित हुआ, त्रिभुवन दत्त ने स्थापित किया। उसका लाभ केवल एक वर्ग, एक समुदाय को नहीं मिलेगा। जहांगीरगंज विधानसभा, आलापुर विधानसभा क्षेत्र के हर समाज, हर समुदाय के लोगों को उसका लाभ मिलता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए या कूड़बस इस बात को कहते हैं, ये बातें गलत हैं। मैं सर्व समाज का नेता हूँ, मेरे साथ हर समाज के लोग हैं और हर समाज के लोग त्रिभुवन दत्त के साथ केवल फर्ज अदायगी में नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वफादारी देने के लिए भी तैयार हमारे कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे अयोध्या भारती से बात करने के लिए। ठीक है।